है ना। तो तापमान के साथ साथ ऊर्जा भी आती है, तापमान के साथ साथ क्या आता है, ऊर्जा भी आता है। लेकिन ऊर्जा में जैसे कि हम ऊष्मा की बात करते हैं, है ना, तो ऊष्मा और तापमान क्या एक ही चीज़ है? समझो, समझने वाली बात है। ऊष्मा और तापमान, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? ऊष्मा और तापमान ये अलग अलग चीज़ें हैं। सामान्य रूप से हम किसी पदार्थ की अगर ऊष्मा की बात करते हैं तो किसी पदार्थ को अगर हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उन अणुओं में कंपन तेज हो जाता है। उन अणुओं में क्या होता है, कंपन तेज हो जाता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सामान्य रूप से हम इस बात को ऊष्मा से डिनोट करते हैं कि हाँ इसकी ऊष्मा बढ़ रही है। लेकिन तापमान टेम्परेचर क्या होता है, एक अवस्था होती है, किसी भी पदार्थ की स्थिति होती है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। बात समझ में आया? हम किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा देंगे, ऊष्मा का मतलब हम कोई भी एनर्जी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वो तेज़ी से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन तापमान क्या है, एक अवस्था है जो यह बताता है कि कोई भी पदार्थ कितना ठंडा है या कोई भी पदार्थ कितना गर्म है ना। टेलर महोदय ने कहा था कि तापमान एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो कोई किसी भी पदार्थ की अवस्था को बताता है कि वह कितना गर्म है या वह कितना ठंडा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वायु के तापमान के बारे में, एयर टेम्परेचर। देखिए, वायु का जो तापमान होता है, सामान्य रूप से अगर हम किसी भी जगह के तापमान की बात करें कि यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, यहाँ का तापमान कम होता है, तो मान के चलिए कि सामान्य रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि उस जगह की वायु का तापमान कितना है, क्योंकि वायु तो हर जगह मौजूद है और वायु का जो तापमान होगा वही हम मानेंगे कि किसी भी जगह का तापमान होगा। ठीक ना? तो वायु का जो तापमान होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले अक्षांश पे, है ना, लेटीट्यूड पर, अक्षांश पर निर्भर करता है। अब जैसे पृथ्वी है 0 डिग्री, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि निम्न अक्षांश बोला जाता है। फिर ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं, जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मान लो कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है, यहाँ 66.5 डिग्री पे कौन सी होती है, अरे आर्कटिक वृत्त होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, फिर ऐसे ही 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त, और यहाँ पे 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव। अब सामान्य रूप से जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक जो हम इसको बोलते हैं क्या, निम्न अक्षांश, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं क्या, मध्य अक्षांश, और उसके बाद जो है उच्च अक्षांश। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं या इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, तापमान जो है हमें कम देखने को मिलता है ना। यानी कि भूमध्य रेखा पर तापमान, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर, इस पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना, हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में कमी होना शुरू होता है। तो क्या केवल अक्षांश ही वह माध्यम है जिससे तापमान पर प्रभाव पड़ता है, जिसके माध्यम से हम तापमान को बता सकते हैं? नहीं, केवल अक्षांश ही वो बात नहीं है। भूमध्य रेखा पर अफ्रीका में एक पर्वत है, ठीक ना, जिसका नाम है माउंट कीनिया। माउंट कीनिया जो पर्वत चोटी है वह वर्ष भर क्या रहती है, हिमाच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। तब कैसे? ही हमने कहा कि भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है, तब वो चोटी वर्ष भर कैसे ढकी रहती है? तो इसका मतलब ये है कि केवल अक्षांश से ही हम नहीं बता पाएंगे, हमें ऊंचाई भी बतानी पड़ेगी। ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, है ना, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। हम धरातल से अगर ऊंचाई स्थान पर जाएंगे, धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो तापमान धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। यही कारण है कि माउंट कीनिया पर बर्फबारी होती है, परछाना होकर के बर्फ पड़ता है और वो चोटी पूरी तरीके से बर्फ से ढकी रहती है। क्लियर हुआ? तो ये बात होगी कि ऊंचाई, एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड का मतलब समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट नहीं,
हाइट और अल्टीट्यूड, यहाँ पर हाइट क्यों नहीं लिखते हैं ये भी समझ लीजिए। हाइट क्यों नहीं लिखते? हाइट का मतलब कि कहीं से किसी की ऊंचाई मान लिए, लेकिन जब हम अल्टीट्यूड की बात करते हैं, अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई होती है। जो मेन सी लेवल है, समुद्र तल है ना, उससे किसी भी जगह की ऊंचाई की हम बात करते हैं तो उसको हम एल्टीट्यूड से बताते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हो गया क्या? ऊंचाई। ठीक ना। हम जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर जो गैसें हैं, गैसों की सघनता कम हो जाती है। गैसों की सघनता कम होने की वजह से वो कम तापमान को एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए ऊपर क्या रहती है? ठंडक रहती है। ठीक ना। इसके अलावा क्या इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। इसके अलावा महासागरीय जलधाराएं है ना, ओशियानिक करेंट्स, अगर किसी भी समुद्र, जैसे कि कोई भी महाद्वीप है या दुनिया के किसी भी भाग में, समुद्र के किसी भी भाग में, महासागर के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में, अगर महासागरीय जलधारा ठंडी है तो वहाँ के पूरे तापमान को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। अगर वह गर्म है तो पूरे तापमान को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। जैसे कि अल नीनो जो कि पेरू के तट पर उत्पन्न होती है ना, वो गर्म जलधारा है। जब वो उत्पन्न होती है तो आसपास के पूरे माहौल को क्या कर देती है? पूरे आसपास के चारों तरफ के वायुमंडल को गर्म कर देती है। उसी तरीके से हवाएं है ना, या पवने, विंड्स, कभी कभी एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान की तरफ जाने वाली पवनों का भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वायु का तापमान इस प्रकार की चलने वाली पवनों से भी बदल जाता है। अब ये कैसे बदल जाता है भाई? जैसे हम बात करते हैं कुछ पवनों की, जैसे कि चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? अमेरिका में। फान कहाँ चलती है? यूरोप में। ठीक, तो ये जो पवनें हैं, ये जब पहाड़ों से उतरती हैं, जैसे फान आल्प्स पर्वत से नीचे उतरती है, चिनूक रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है, तो ये पवनें जब नीचे उतरती हैं तो गर्म होती हैं, प्रेशर में आकर के बिल्कुल गर्म हो जाती हैं और आसपास की जो बर्फ़ होती है उस बर्फ़ को पिघला देती हैं, है ना। आसपास के बर्फ़ को पिघला देती हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे भी, और आएगा है ना पवनों के बारे में, तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चिनूक क्या करती है कि अत्यधिक प्रेशर में आकर के गर्म हो जाती है नीचे उतरते टाइम, है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बर्फ़ को पिघला देती है। तो बर्फ़ पिघल करके जो भी पानी बन के जो पिघल करके जो जाता है ना, घास के मैदानों में अमेरिका में, तो उसी पर वो लोग क्या करते हैं? बसंतकालीन गेहूं की बुआई कर देते हैं, जो उसकी जुताई करके, एक्स्ट्रा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ साथ आसपास के जो वायुमंडल का जो आसपास का जो तापमान होता है उसको भी ये पवन क्या कर देती है? गर्म कर देती है, तो लोगों को ठंडी से राहत मिलता है। उसी तरीके से फान जो यूरोप में चलती है, ये भी लोगों को ठंडी से राहत पहुंचाती है ना। मौसम क्या हो जाता है? सुहावना हो जाता है। ठीक, तो पवनों का भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्लियर? उसके अलावा समुद्र से दूरी, ठीक ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी मतलब जो भी जगह, जो भी प्लेस, जो भी स्थान समुद्र से दूर होता है ना, वो लगभग गर्म होता है या तो ठंडा होता है। लेकिन जो तापमान, जो प्लेस समुद्र के पास में होता है, वहाँ की जलवायु क्या होती है? सम होती है। सम का मतलब जैसे देखिए चेन्नई, मुंबई, है ना, और ऐसे ही दुनिया के सारे शहर, ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे, वहाँ की जलवायु क्या होती है? सम होती है, एक समान होती है ना। या तो कुछ हाइट पे रहे, एल्टीट्यूड पे रहे, कुछ ऊंचाई पे रहे, या तो फिर क्या रहे? इस तरीके से रहे समुद्र के पास में, तो वहाँ का तापमान क्या होगा? लगभग सम होगा, समान होगा। क्लियर है? इसके अलावा जल और स्थल का वितरण भी तापमान को प्रभावित करता है। क्या चीज़? देख लीजिए, जल और
स्थल का वितरण। जैसे यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो फिर कई कथन आ जाता है ना, कई प्रकार के कथन निकल करके सामने आ जाते हैं, कई कथन आ जाएंगे, है ना। बताइए तापमान को प्रभावित करने वाले कारण या कारक कौन कौन से हैं, तो पूरा ऐसे करके दे देगा, और कौन से नहीं हैं। इसलिए हर एक पहलू का, हर एक पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक ना। तो जल और स्थल का वितरण, जहाँ पर ज़्यादा जल होगा वहाँ का तापमान सामान्य रूप से सम होगा और कम होगा, लेकिन जहाँ स्थल खंड ज़्यादा होंगे, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में, पूरे अगर हम ग्लोब की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड क्या है, अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में जल खंड अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में सामान्य रूप से तापमान हमें स्थल खंड होने की वजह से ज़्यादा दिखता है ना, ज़्यादा वो गर्म रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध कम गर्म होता है। इसके अलावा उच्चावच, रिलीफ, उच्चावच, कहीं का उच्चावच भी तापमान को प्रभावित करता है। उच्चावच का मतलब वहाँ का धरातल कैसा है, वो इलाका मैदानी है कि पठारी है कि पर्वतीय है कि डेल्टाई प्रदेश है। उच्चावच का मतलब धरातल का स्वरूप, तो किसी भी धरातल का स्वरूप किस प्रकार का है वहाँ का तापमान भी उसी के अनुसार होता है। क्लियर है इतना, ठीक। अब जो अगली बात हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वायुमंडल को ठंडा या गर्म करने का रीजन, है ना, उसके वायुमंडल के ऊष्मन को और शीतलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसी क्या बातें हैं जिससे वायुमंडल ठंडा हो जाता है, ऐसी कौन सी बात है जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, अभी समझेंगे। वायुमंडल के ऊष्मन और शीतलन को प्रभावित करने वाले सबसे पहली बात की अवशोषण, है ना, किसका, तरंगों का। देखिए वायुमंडल कुछ ऊष्मा तरंगों का, है ना, सूर्य से आने वाले रेडिएशन का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। तो जब वायुमंडल सूर्य से आने वाली तरंगों का अवशोषण कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, उससे वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म होगा। भाई ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो गर्म होगा ना, अपने अंदर लेगा तो। क्लियर है। उससे दूसरी चीज, दूसरा क्या है, चालन, यानी कि कंडक्शन। कंडक्शन से, विचालन का मतलब कि गैसों के माध्यम से, चालन का मतलब होता है कि गैसों के माध्यम से, है ना, अगर तापमान का कहीं से कहीं पर स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो हम उसको बोलते हैं चालन विधि। जैसे जाड़े के टाइम में अभी क्या होगा, लोग आग जला के हाथ सेकेंगे, तो मान लो कि ये आग जल रही है ना, और यहाँ पर एक आदमी बैठ करके क्या कर रहा है, हाथ सेक रहा है। तो यहाँ से जो इसके जो गैसों के जो कण होंगे ये गर्म होंगे, गर्म होकर के क्या करेंगे, फैलेंगे, तो इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो इस आदमी के हाथ पर लगेगा इसे, है ना। तो इस तरीके से जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे वो क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, कोई खुराफात आदमी आ गया, लड़के होते हैं खुराफात, ठीक ना, बैठा हुआ है, ठीक है, हाथ में पड़ा चलेगा, एक डंडा पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा, एक डंडा पकड़ लिया है, आग में इसको कर लिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके माध्यम से ये आग क्या होगी, सबसे पहले एक सिरा गर्म होगा उस रॉड का, या उस डंडा का मतलब कि लोहे, कोई पदार्थ होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। पहले एक सिरा गर्म होगा, फिर उसका धीरे धीरे पूरा अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो गर्म होकर के फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो लास्ट में क्या होगा, इस पॉइंट पे इसका हाथ जलने लगेगा। हाँ, तो इस विधि को कहते हैं क्या, इस विधि को कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं, संवहन, कन्वेक्शन, ठीक है। इसके बाद ना तो इसके बाद आता है विकिरण, तीसरा चौथा क्या आता है, विकिरण, यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो गैस के माध्यम की जरूरत पड़ती है और ना तो ठोस मीडियम की जरूरत पड़ती है। रेडिएशन मेथड में, है ना, बिना किसी माध्यम के
एनर्जी का, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? रेडिएशन, है ना। तो विकिरण विधि से भी कहीं का तापमान गर्म हो सकता है और कहीं का ठंडा हो सकता है। जहाँ से आएगा वहाँ का ठंडा हो जाएगा और जहाँ को प्राप्त होगा वहाँ गर्म हो जाएगा। तो वायुमंडल में ऊष्मन ऐसे भी हो जाएगा ना। एक होता है अभिवहन, ये ध्यान देना, अभिवहन यानी कि एडवेक्शन, याद रखिएगा एडवेक्शन। अभिवहन का मतलब क्या है? क्षैतिज रूप से अगर तापमान का संचरण हो रहा है, क्षैतिज रूप से, केवल और केवल क्षैतिज, ऐसे, है ना, बात समझ आ रही है, हॉरिजॉन्टल, तो उस विधि को कहते हैं अभिवहन। जैसे हमारे यहाँ चलती है लू, लू जो पवन चलती है, लू क्या है? एडवेक्शन का, अभिवहन का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम में पूछता है। लू जो है अभिवहन का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि क्षैतिज रूप से चलता है ये। इससे ना तो उसके किसी ऊपरी वायुमंडल से मतलब होता है, ना तो निचले वायुमंडल से मतलब होता है ना। ये क्षैतिज रूप से चलता है, एक जगह की गर्मी उठा करके दूसरी जगह फेंक देगा, क्षैतिज रूप से, ऐसे चला, ऐसे जाके छोड़ दिया, या वैसे चल रहा है। क्लियर है? उसके अलावा पार्थिव विकिरण, ये इंपॉर्टेंट है। पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। माना जाता है कि पृथ्वी से 120 यूनिट जो पृथ्वी सूर्य से सोखती है ना ऊष्मा, ठीक, उसमें से उसका जो जितना सोख लेती है माना जाता है 120 यूनिट है। अब वो 120 यूनिट का 120 यूनिट फिर पृथ्वी क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है, किसको? वापस वायुमंडल को। उसी को पृथ्वी से वापस वायुमंडल में जाने वाली ऊष्मा या एनर्जी ही कहलाती है कौन? पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह 120 यूनिट माना जाता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी से जितना रेडिएशन वापस जाता है उसका 85% वायुमंडल खुद सोख लेता है और 15% उससे बाहर संभवतः जा पाता है। लेकिन जो सूर्य से आने को तो पूरा आ गया। अब उस ऊष्मा का, उस एनर्जी का, है ना, 85% वापस जब पूरा वापस जाता है तो 85% फिर वायुमंडल ही सोख लेता है। गैसों की सघनता के कारण, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वो पूरा सोख लेती है। इससे पूरा क्या हो रहा है? पूरे पृथ्वी का संयुक्त रूप से पूरे पृथ्वी का ही चारों तरफ से क्या हो रहा है? तापमान, वायुमंडल इसका पृथ्वी का गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसे, है ना। अब ये चीज़ तो समझने योग्य है। बादल अगर आ गया कहीं पर, अगर बादल आ गए, मेघ छा गए, तो वहाँ का वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये भी कारण हुआ, मेघ छा जाएंगे तो वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में मेघ नहीं छाते जल्दी, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती, मेघ वहाँ बनते नहीं जल्दी। तो वहाँ जो रेत से निकल करके जो रेडिएशन जाता है, जो ऊष्मा निकल के जाती है ऊपर, है ना, जो पार्थिव विकिरण वहाँ होता है, वो पूरी तरीके से वायुमंडल में चला जाता है। तो रेगिस्तान में रातें बिल्कुल क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। दिन गर्म रहता है लेकिन रात बिल्कुल ठंडी, रेत भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जितना भी सूर्यातप होता है ना, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितना भी इंसोलेशन आता है, जितना भी सूर्यातप आता है, उसका 50% वायुमंडल में ही रह जाता है। अब वो चाहे आते टाइम रहे और चाहे पृथ्वी से जाते टाइम रहे, उसका 50% वायुमंडल में ही रुक जाता है। बाकी 50% में हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो वह जो वायुमंडल में रुकता है उसी को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना। चक्रवातों के लिए यही प्रभावी होता है। तो चक्रवात वगैरह आते हैं ना, ठीक है, वो इसी गुप्त ऊष्मा का कारण होते हैं। वहीं से वायुमंडल से ही उसी गुप्त ऊष्मा से एनर्जी लेकर के स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये बातें रही किसकी? वायुमंडल का ऊष्मन और वायुमंडल के शीतलन के कारण की।
ठीक ना। ये कुछ तथ्य उठा करके कथन काल के माध्यम से आपको नेट पीजीटी वगैरह एग्जाम्स में दे देता है और आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच नहीं पाते। तो हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी होता है ना। तो उसमें जो आगे चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी स्थान के तापमान पर अगर हम जैसे गोलार्धों की बात करें, किस गोलार्ध में तापमान का क्या प्रभाव रहता है, ठीक ना। एक चीज़ जान लीजिए, एक शब्द है जिसका नाम है आइसोथर्म, ठीक ना। आइसोथर्म यानी कि समताप रेखा, ऐसी रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। क्लियर है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, ये किस प्रकार से होती है, देखिए अगर हम जनवरी की बात करेंगे, ठीक ना, और जनवरी की जब हम बात करते हैं तो दोनों गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे और दक्षिणी गोलार्ध की भी बात यहाँ पर की जाएगी, उत्तरी और दक्षिणी दोनों। तो जो आइसोथर्म रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में कम वक्र होती है, मतलब सामान्य वक्र हमें समझ में आता है, और थोड़ी सघन होती है, ठीक ना, थोड़ी सघन होती है, कम वक्र होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब जनवरी में ठंडी पड़ती है तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी पड़ती है। तो ये रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती हैं। क्लियर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कम वक्र होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा वक्र होती है, समताप रेखाएं। और जनवरी में साइबेरिया में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में साइबेरिया प्रदेश और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे कम तापमान अंकित किया जाता है, ठीक ना। वक्र का मतलब कि कर्व, टेढ़ा होना, है ना। जैसे कि ये रेखाएं अगर हम बनाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो कुछ ऐसे ऐसे हो करके जाएंगी, ठीक ना। तो थोड़ी क्या होती है, ये सघन होती है, ठीक, ऐसे ऐसे करके। वहीं अगर हम जुलाई के तापमान की बात करें तो जो जुलाई का तापमान होता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, जो साइबेरिया का क्षेत्र होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, किसकी अपेक्षा, जनवरी की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है। अब जुलाई में क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंडी पड़ती है तो यहाँ पर जो समताप रेखाएं होती हैं वो अत्यधिक सघन और अत्यधिक वक्र हो जाती हैं, ठीक ना। नोट कर लो इसको, क्योंकि एग्जाम में आता है। जनवरी में समताप रेखाएं अत्यधिक पास होती हैं, जो तीव्र तापमान प्रवणता को दर्शाती हैं, जो तीव्र तापमान प्रवणता को दर्शाती हैं। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, है ना, तापमान तेजी से नीचे आता है और समताप रेखाएं पास पास हो जाती हैं। वहीं जुलाई के महीने में ये रेखाएं अत्यधिक वक्र हो जाती हैं, अत्यधिक वक्र और अनियमित हो जाती हैं, अत्यधिक वक्र और अनियमित हो जाती हैं, जिससे उच्च तापमान का पता चलता है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं वक्र तथा सीधी होती हैं। देखिए अंतर क्या होता है, मतलब जो चीज़ें उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में होती है ना, वही चीज़ें दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई में होती हैं, और जो चीज़ें उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में होती हैं वो चीज़ें दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में होती हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जनवरी में समताप रेखाएं
सीधी होती हैं, मतलब वक्र होती हैं, ज़्यादा पास पास होती हैं, अनियमित नहीं होती, सरल होती हैं, तो तीव्र तापमान प्रवणता को बताती हैं। वहीं पर जुलाई में क्या होता है, अत्यधिक वक्र और अनियमित हो जाएंगी, ज़्यादा वक्र और ज़्यादा अनियमित हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो ये क्या करेंगी, उच्च तापमान को प्रदर्शित करती हैं। इसे ये पढ़ा भी चुके हैं पहले, तापमान व्युत्क्रमणता, ठीक ना। टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमणता, या इसको क्या बोलते हैं, तापमान विसंगति भी बोलते हैं ना, या ताप विलोमता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ताप विलोमता भी इसको कहा जाता है, ताप विलोमता। क्लियर ना, ध्यान दीजिए। एनालोमी भी इसको बोलते हैं, एनालोमी, ठीक ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सामान्य रूप से जो ताप ह्रास दर है वो कितनी है, नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। प्रति किमी हम ऊपर बढ़ते हैं तो इसको सामान्य या प्रसामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं ना, नॉर्मल लैप्स रेट। हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। क्लियर। और 165 मीटर की अगर हम बात करते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है, तो किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्लियर है। देखिए इसी को बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। ये क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर है। अब सामान्य ताप ह्रास दर है तो कभी कभी स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। कभी कभी धरातल से ऊपर बढ़ने पर तापमान कम नहीं होता बल्कि बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति को ही तापमान व्युत्क्रमणता या ताप विलोमता कहते हैं। उल्टा प्रोसेस होने लगता है। इसके कई फैक्टर होते हैं, कई कारक इसके होते हैं। ताप विलोमता के कई कारक होते हैं। पहला तो है फॉग, है ना, यानी कि कोहरा। कभी कभी वायुमंडल में क्या होता है कि इतना धुंध वगैरह छा जाता है, इतना ज़्यादा धुंध वगैरह छा जाता है ना। वायु में धुएं के कण, धूल के कण इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि वायुमंडल का जो ताप होता है वो उषांक बिंदु से नीचे चला आता है। तो उषांक बिंदु से नीचे चले आने पे कोहरे का जन्म होता है। ठीक, कंडेंसेशन हो जाता है उषांक बिंदु से नीचे ही, तो कोहरा बन जाता है। अब कोहरा बनता है तो कोहरे का मतलब क्या, उसमें क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा जो धूल के कण हैं और जो धुएं के कण होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये हानिकारक कण भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। एक याद रखिएगा, लंदन का ली सूप कोहरा बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खतरनाक, जहरीला होता है, बिल्कुल ही जहरीला। ठीक है, एक टाइम पे इसने लंदन में बहुत सी भयानक बीमारियों को जन्म दिया था। जैसे अभी दिल्ली के हमारे तभी न्यूज़पेपर वगैरह में क्या चल, दिल्ली की हवा प्रदूषित है। क्यों है? फैक्ट्रियों से, परिवहन के साधनों से निकलने वाला जो धुआं है वो जा कर के उसमें मिल जाता है ना, तो स्मॉग बना लेता है। स्मॉग का मतलब क्या? कोहरे में जो धूल और कण और धुआं मिल जाएगा तो वो स्मॉग हो जाएगा। क्लियर है? तो ली सूप कोहरा लंदन का, जिसको कि लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, बेहद ही खतरनाक होता है। तो वो एक टाइप हो गया, उसी का टाइप उसको दे दिया गया। क्लियर है? तो ये सारी जो बातें थी वो थी एयर टेम्परेचर के बारे में, वायु के तापमान के बारे में। तो वायु का तापमान कई तरीकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, कोहरा जब उत्पन्न होता है ना तो ताप व्युत्क्रमणता की कंडीशन आ जाती है। ये कभी कभी अन्य कारणों से भी होता है, जैसे विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के या जल राशियों के मिलने से भी होता है। ठीक है ना, जो फ्रंट होते हैं, जो वाताग्र होते हैं, जब विभिन्न तापमान के होते हैं तो उसमें अलग अलग कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, जैसे एक अगर हम जलधारा की बात करें, जो जल राशि है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जब उत्तर की तरफ से, मतलब विषुवत रेखा की तरफ से जब उत्तर की तरफ बढ़ती है तो ग्रीनलैंड के पास से लेब्राडोर की जलधारा उसमें आकर के मिलती है, जिसको कि ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ग्रैंड बैंक बनाती है, तो वो ठंडी जलधारा होती है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ जलधारा, गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर में, तो ग्रैंड बैंक बनाती है वहाँ पे। उससे क्या होता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है, जिसको मछलियाँ खाने आती हैं, उसको हम ग्रैंड बैंक कहते हैं ना। बड़ी पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जब वो दोनों जलधाराएँ मिलती हैं तो तापमान में विसंगति होने के कारण, तापमान में विसंगति होने के कारण वहाँ पर कोहरा छा जाता है, भयानक रूप से, कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक ना, तो वहाँ पर भी जो है कि ताप व्युत्क्रमणता देखने को मिलती है। कभी कभी पहाड़ों की ऊंची चोटी से उतरने वाली ठंडी हवाएं जब उतर करके नीचे घाटियों में आती हैं, पहाड़ों की ऊंची चोटी से हवाएं उतर करके जब क्या करती हैं, घाटियों में आती हैं, तो घाटियों की गर्म हवा क्या होती है, गर्म रहती है, तो ऊपर जाती है। तो इसको जब मिलती हैं दोनों, तो वहाँ पर भी कोहरे का निर्माण हो जाता है, धुंध छा जाता है, कोहरा पूरा फॉग बन जाता है चारों तरफ, है ना, जिससे भी ताप व्युत्क्रमणता की स्थिति आ जाती है। कैसे? अब समझो, ठंडी हवा ऊपर से आ रही है और गर्म हवा नीचे से जा रही है। तो जैसे गर्म हवा नीचे से ऊपर पहुंची, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ गई, तो इसी समय अगर आप मेजरमेंट लेंगे यहाँ का, तो ऊपर नीचे से ऊपर बढ़ेगी, तो ऊपर तो गर्म हवा थी, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा तो अभी ऊपर गई है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोहरे का उत्पन्न फॉग बन जाता है ना, कंडेंसेशन उसांक बिंदु से नीचे होता है ऐसी स्थिति में, और फॉग बन जाता है, कोहरा छा जाता है। कभी कभी इस कोहरे का फ़ायदा भी उठाया जाता है, जैसे कि यमन में पहाड़ियों पर जब इस प्रकार का कोहरा छाता है, तो यमन में जो कहवा होता है, कॉफ़ी, ठीक ना, वो सूर्य के प्रकाश से बच जाता है, झुलस नहीं पाता उस कोहरे के कारण। तो प्रकृति की एक रचना है ठीक ना, जिसको मोचा कहवा, यमन का मोचा कहवा प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बात लो, जो इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है, तापमान जो व्युत्क्रमणता है, इसमें कई चीज़ें हैं, तीन बातें हैं। एक तो फ्रंटल हमने बता दिया, फ्रंटल का मतलब वाताग्र, वाताग्र का मतलब क्या, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से मिलती है तो ताप व्युत्क्रमणता की स्थिति आती है। कैसे आएगी, देखिए भाई, वाताग्र क्या होता है, एक वायु राशि इधर से जा रही है जो गर्म है, क्या है ये, गर्म है ना, और एक वायु राशि इधर से आ रही है जो इसके नीचे चली गई, ये क्या है, ठंडी है। तो गर्म वाली ऊपर हो गई, ठंडी वाली नीचे हो गई। तो अब नीचे से जो टेम्परेचर मेजर करोगे, जब यहाँ से हम ऊपर बढ़ेंगे तो गर्म ऊपर है, तो ऊपर जाने पर तापमान हमें ज़्यादा ही ना मिलेगा, और नीचे ठंडी वायु राशि के होने के कारण तापमान क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। ऊपर बढ़ेंगे तो गर्म मिलेगा। तो एक तो हो गया क्या, फ्रंटल, फ्रंटल है ना, वाताग्री व्युत्क्रमणता। इसी में अगर हम दूसरी की बात करेंगे, तो दूसरा क्या होता है कि आपका जो रेडिएशन के माध्यम से होता है, और ये होता है क्या, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब पृथ्वी के पास में, धरातलीय, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, धरातलीय व्युत्क्रमणता, धरातलीय व्युत्क्रमणता। और जो तीसरा होता है वो अपर इन्वर्जन होता है। अपर इन्वर्जन का मतलब कि जो हमने आपको बताया कि वायुमंडल के बहुत ऊपर जाने पर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको ऊपरी व्युत्क्रमणता बोलते हैं, अपर इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक ना, तो मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ताप विलोमता क्या होती है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से ये टॉपिक वायु के तापमान का ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर प्रेशर और एयर प्रेशर बेल्ट्स, है ना, वायुदाब और वायुदाब पेटियों के बारे में। क्लियर है?